अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। आज हम लोग MD कैट बायोलॉजी की सेकंड क्लास जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। और आपको मैंने कल UHS का जो MD कैट का सिलेबस है बायोलॉजी का वो शो करवाया था। उसके मुताबिक हमारे 2 टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो गए थे। आज हमने नेक्स्ट जो है वो 2 से 3 टॉपिक्स जो है वो कवर करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग जो है वो 1 घंटे के अंदर ये जो लेक्चर्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो कल के लेक्चर से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ देर में जो है मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा। उसके बाद प्रीवियस लेक्चर से जो है वो क्वेश्चन नहीं हो सकेंगे। तो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं जल्दी से देख लें। कल की वर्कशीट जो है वो मैंने अपलोड की थी। पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या आप लोगों ने कल की जो वर्कशीट है वो सॉल्व की है या नहीं। वो मैंने अपनी टाइमलाइन के ऊपर अपलोड कर दी थी। तो जल्दी से ज़रा ये बता दें, उसके बाद जो है फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो बताएं ज़रा कल किसने जो है वो वर्कशीट सॉल्व की थी। जी बिल्कुल की थी। अच्छा आपने नहीं की, एहसान साहब जी। अगर आप वर्कशीट सॉल्व नहीं करेंगे ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का आप लोगों को। आप लोग जो है वो साथ साथ सारा काम जो है वो करते रहें। सारी वर्कशीट सॉल्व करेंगे आप लोग। कल वर्कशीट जो है वो मैंने अपलोड की थी। जिनको नहीं मिली मैं उनको दोबारा बता रहा हूँ। वर्कशीट जो है वो मेरी टाइम लाइन पे, जब आप मेरी पिक्चर को जब क्लिक करते हैं तो वहाँ पे क्लिक करके आपको टाइम लाइन पे वर्कशीट मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको 15 MCQs दिए थे और साथ में उसकी की भी दी थी। आपने की पहले नहीं देखनी है, पहले आपने MCQs को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने रिलेट करना है कि आपके कौन से जो है वो ठीक है, कौन सा गलत है। तो वेल डन जिन बच्चों ने की है। 2-4 बच्चों ने जो है वो नहीं की सॉल्व, तो वो जो है वो आज जाके सॉल्व कर लें लाजमी, ताकि जो है उनका कोई मसला ना आए। तो कल हमने कहा था कि हम लोग जो है ना आज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें एक MCQs था अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का। बेसिकली वो एक स्टेप है सेल फ्रैक्शनेशन का। तो आज का जो टॉपिक होगा वो मैं स्टार्ट करूंगा सेल फ्रैक्शनेशन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने ध्यान से समझना है, वरना आमतौर पर जो है ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है। ठीक है। अच्छा जी सर, campus.pk की साइट पे जो MCQs होते हैं उनके आंसर्स रॉन्ग है। बेटे कोई बात नहीं, जो रॉन्ग है आपको तो पता है ना वो रॉन्ग है। जब समटाइम जब अपलोडिंग के दौरान गलती हो जाती है, लेकिन वर्कशीट्स में कोई रॉन्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे लाइव टेस्ट है उनमें कोई, इसीलिए हमने आपको स्टार्ट में कहा था हर चीज़ लाइव है। तो लाइव जो आपके पास लेक्चर्स और MCQs होंगे उनमें कोई चीज़ भी गलत रॉन्ग नहीं होगी। वो तो रिकॉर्डेड है पहले से, ठीक है, उनमें हो सकती है, वो भी ठीक कर दी जाएगी इंशाल्लाह। तो पहले मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ कल वाले लास्ट टॉपिक पे, जो मैंने कहा था कल एक्सप्लेन करूंगा आते ही। सपोज दिस इज अ सेल। ये सेल के अंदर वाले सारे पार्ट्स हैं जो आपको अभी नज़र आएंगे। इनमें न्यूक्लियस है, इनमें ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, इनमें इसके साथ ही बिल्कुल जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, और इसके साथ यहाँ पे जो है वो आपको गोल्जी अपरेटस मिलता है। तो ये जो है ना ये सारे आपको सेल के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको राइबोसोम मिलते हैं, ये बड़े से आपको, और भी जो है वो लाइसोसोम वगैरह, पेरोक्सीसोम वगैरह, और जो मुख्तलिफ सेल्स के स्ट्रक्चर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो सेल के अंदर हैं। अब हम बात क्या करने लगे, हम इन कंपोनेंट्स को अलग अलग स्टडी करना चाहते हैं। आप साइंटिस्ट बन के आप चाहते हैं आप न्यूक्लियस की स्टडी अलग से करें, आप राइबोसोम की स्टडी अलग से करें, आप एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की स्टडी अलग से करें। तो आप इस सेल को अलग करना चाहते हैं। वीडियो नहीं चल रही, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, क्या इशू आ रहे हैं? मैनेजमेंट स्टाफ ज़रा जो है वो जी सही चल रही है जी वीडियो, कोई वीडियो में इशू नहीं है। आप अपना जो है वो नेट्स ठीक करवाएं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें जी। तो अब हमने ना तमाम चीज़ जो कंपोनेंट्स हैं ना सेल के, उनको अलग अलग स्टडी करना है। इस काम के लिए हमें इनको सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करेंगे, मीन न्यूक्लियस अलग कर लिया, ये मेरे पास न्यूक्लियस आ गया। राइबोसोम्स अलग कर लिए, ये राइबोसोम आ गए। ये मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। तो इसका मतलब हमें हर चीज़ को अलग अलग स्टडी करने के लिए उन्हें अलग करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा। तो आइसोलेशन के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है उस टेक्निक का नाम नोट कर लें। द टेक्निक इज़ नोन एज सेल फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्से, पार्ट्स कर देना। तो हम सेल को स्टडी करने के लिए सेल के पार्ट्स कर देंगे, हर चीज़ अलग कर देंगे।
हर चीज़ जब अलग कर देंगे तो हम हर कंपोनेंट को सेपरेटली स्टडी कर सकते हैं। अब इनमें पहला स्टेप जो हमने यूज़ करना है दैट विल बी होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन, हम सबसे पहले सेल को तोड़ देंगे। सेल की चीज़ें अलग करने के लिए सेल को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेंगे कैसे? सपोज हमने ये एक टिश्यू लिया है, इस ट्यूब के अंदर जो है ना हमने रख दिया अपना टिश्यू जिसके सेल्स हैं। ये सेल्स पड़े हुए हैं जी, ये सेल्स पड़े हुए हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज द सेल्स ऑफ टिश्यू। अब हम इनको तोड़ने लगे हैं। तोड़ने के लिए हम इसको होमोजेनाइज करेंगे, इनको ब्रेक डाउन कर देंगे, लाइसिस इनकी कर देंगे। स्पेशल मशीन होती है होमोजेनाइजर, वो होमोजेनाइजर जिस तरह मिल्क शेक नहीं बनता, इसका शेक बना देगी। सारे सेल्स टूट जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगी, सेल के अंदर वाली चीज़ें बाहर आ जाएंगी। देखें ये हमने इसकी की होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन से सारे जो टिश्यूज़ थे उनके कंपोनेंट्स टूट गए। माइटोकॉन्ड्रिया अलग हो गया, न्यूक्लियस अलग, राइबोसोम अलग, सेल मेम्ब्रेन भी टूट गई, सेल डेब्रिस अलग। ये देखें क्या फ़र्क है, ध्यान से नोट करें। दिस इज़ द परफेक्ट टिश्यू एंड दिस इज़ लाइस्ड टिश्यू। ब्रेक डाउन होने के बाद ये तस्वीर आ गई है, हर चीज़ बिखर गई है, तोड़ फोड़, लो जी उग गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनके अंदर जो मौजूद सेल के कंपोनेंट्स हैं जो बिखरे पड़े हैं, सेल से बाहर तो आ गए, जैसे ही सेल टूटा सेल के अंदर वाले कंपोनेंट बाहर आ गए। अब जो है ना इनको हम सेकंड स्टेप के अंदर स्पिन करवाएंगे, घुमाएंगे तेज़ी के साथ। स्पिन करवाने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है उस टेक्निक का नाम है सेंट्रीफ्यूज। मशीन का नाम सेंट्रीफ्यूज है और प्रोसेस का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में स्टूडेंट्स क्या होता है, ये जो आपके पास होमोजेनाइजेशन के बाद टूटे हुए सेल्स आए हैं इनको हम होमोजेनेट कहते हैं। व्हाट इज होमोजेनेट? सेल के टूटने के बाद जो टुकड़े बन गए ना, सेल के सारे टुकड़े, वो टुकड़े सारे होमोजेनेट हैं। टुकड़े, सारे टुकड़े ये होमोजेनेट है। इसको अब हमने स्पिन कराना है। स्पिन मीन घुमाना है। तो घुमाने के लिए जो मशीन यूज़ होगी उसका नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूज। तो घुमाने लगे हैं जी। ये देखें ये हमारे पास ट्यूब है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? होमोजेनेट। सारा वो सेल का, सारे सेल के कंपोनेंट्स इसमें पड़े हुए हैं, सारे सेल के कंपोनेंट इसमें पड़े हुए हैं। अब हम इसको स्पिन करवाएंगे लो स्पीड पे। लो स्पीड पे स्पिन के अंदर, सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर, स्पिन के अंदर क्या होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं सेल के वो डेंसिटी के हिसाब से लेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए लेयर्स बनाते हैं जी। हमने इसको तेजी से घुमाया। अब घुमाने का मैं एक सिंबल ड्रॉ करता हूँ। घुमाने के लिए ऐसे और ऐसे, ये घुमाने का मैंने सिंबल ड्रॉ कर दिया। स्पिन हो गया जी। अब स्पिन करने के बाद आपके पास जो तस्वीर आएगी, अभी लो स्पीड पे स्पिन किया है, आपके पास जो रिजल्ट आएगा ट्यूब के अंदर, आपको ना एक लेयर बॉटम पे मिलेगी यहाँ पे, और बाकी का जो आपके पास होमोजेनेट है वो ऐसे ही ऊपर पड़ा हुआ होगा। इसमें से बॉटम वाली लेयर को हम पैलेट कहते हैं। पैलेट कहते हैं बॉटम वाली लेयर पे। दो लेयर बन गई, ठीक है। जिस तरह जब पानी और ऑयल को मिक्स करते हैं, मिक्स नहीं ना होते, दो लेयर बन जाती हैं। यहाँ भी सेल के हिस्सों की दो लेयर बन गई हैं। ये कैसे बनी? जब हमने उसको स्पिन किया, ठीक है। स्पिन कर दिया, हमारे पास नीचे वाली जो लेयर है ये पैलेट आ गई। ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं सुपरनेटेंट। अब एक क्वेश्चन है जी आपसे, मुझे एक बात बताएं। अच्छा, ये स्पीड वगैरह आपके काम की बातें नहीं है, आप बस जो है ना इस टेक्निक पे ध्यान दें, ज़्यादा ओवर क्वेश्चंस नहीं किया करते। यहाँ पे हमने जो है एक क्वेश्चन ये करना है आपसे, बताएं पैलेट के अंदर जो पार्टिकल्स आएंगे उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी या जो सुपरनेटेंट में सारे पार्टिकल्स पड़े हुए हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? कंपेयर करें दोनों में, ठीक है। स्पीड आपके स्कोप से बाहर, आप उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है ना ही उसको कोई एमसीक्यू एमडी कैट में आना है। बस आप मुझे ये बताएं कि जब दो लेयर्स बन गए स्पिन करने के बाद, तो कुछ पार्टिकल नीचे बैठ गए हैं बॉटम पे, वो पैलेट में चले गए हैं, कुछ नहीं बैठे, वो ऊपर ही हैं। तो बताएं जो बैठे हैं और जो ऊपर हैं इनमें से किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? हाँ जी,
पैलेट नहीं है, ये पैलेट है, टी एंड पे, पैलेट। पैलेट कहते हैं जो लेयर नीचे आ गई। हाँ जी, तो किसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी और किसकी डेंसिटी कम होगी? पैलेट की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, वो भारी है ना, इसीलिए वो नीचे बैठ गए। अब हम जो है पैलेट को अलग कर लेंगे, इसमें जो मोस्ट हैवी सेल के कंपोनेंट्स हैं ना वो आ जाएंगे। मोस्ट हैवी सेल के कंपोनेंट्स इस पैलेट में पड़े हुए होंगे। बाकी सेल मसलन इसमें सेल के टूटे हुए फ्रेगमेंट्स पड़े होंगे, इसमें न्यूक्लियस पड़ा हुआ होगा, क्योंकि हमने कल पढ़ा था न्यूक्लियस का साइज़ बड़ा होता है। अब हम इसको दोबारा से स्पिन करवाएंगे। अब इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के मीडियम कर देंगे, सुपरनेटेंट को घुमाएंगे, क्योंकि पैलेट में तो हमें न्यूक्लियस मिल गया अलग से। लें जी, सुपरनेटेंट को फिर से स्पिन करवाया हमने, और अब फिर हमारे पास दो लेयर्स आ गई, एक पैलेट और एक फिर से सुपरनेटेंट। अब फिर से पैलेट के अंदर जो चीज़ें होंगी उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और सुपरनेटेंट में जो चीज़ें होंगी उनकी डेंसिटी कम होगी। अब सेकंड स्टेप के बाद हमें न्यूक्लियस से जो छोटे कंपोनेंट्स होते हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें क्लोरोप्लास्ट वगैरह मिलना शुरू हो जाते हैं। इस पैलेट के अंदर हमें क्लोरोप्लास्ट मिल जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस से छोटा होता है। बाकी कंपोनेंट्स इस सुपरनेटेंट में पड़े हुए हैं। इसको फिर घुमाएं, इसको फिर घुमाएं। अब जब हम इसको घुमाएंगे, अब हमारी स्पीड हाई हो जाएगी। हाई स्पीड पे जब हम इसको घुमाएंगे, सेंट्रीफ्यूज करवाएंगे हाई स्पीड के ऊपर, तो क्या होगा भाई? तो एक और हमारे पास पैलेट आएगी। इस पैलेट के अंदर हमें क्लोरोप्लास्ट से छोटे जो कंपोनेंट्स है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, ये मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और बाकी के कंपोनेंट्स अभी भी ऊपर ही पड़े हुए हैं। अब आता है जी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। इस सुपरनेटेंट के अंदर ऐसे कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं जिनका साइज बहुत छोटा है, ये इतनी स्पीड पर भी जो है वो अलग नहीं हो सके। अब हम इसकी जो सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे वो वेरी हाई स्पीड पर करवाएंगे, और ये जो वेरी हाई स्पीड पर इनको स्पिन करवाएंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। और इसमें हमारे पास जो चीज़ें आएंगी वो फिर अब राइबोसोम्स और इस तरह की जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल टाइप चीज़ें हैं वो हमारे पास एंड में आएंगी। और वो क्या आपके पास आएंगी जब आप उसको वेरी हाई स्पीड पे स्पिन करवाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा मीन बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा स्पीड से हमने इनको स्पिन करवाया, तो हमें जो सबसे छोटे पार्टिकल्स थे वो भी मिल गए। ओके, अच्छा, ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये तब आएगा जब अगर ये प्लांट सेल के साथ कर रहे हो। ये सारा प्रोसेस प्लांट सेल के साथ भी कर सकते हैं, एनिमल सेल, मैंने जनरल समझाया है। अगर तो ये एनिमल सेल था तो फिर हमें क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, अगर ये प्लांट सेल था तो हमें क्लोरोप्लास्ट भी मिलेगा। अगर ये एनिमल सेल है तो क्लोरोप्लास्ट की जगह यहाँ पे लाइसोसोम आ जाएंगे, ठीक है, उनका साइज राइबोसोम से बड़ा होता है। सो डिपेंड करता है कि कौन सा सेल है, उस के हिसाब से आपके पास जो है वो रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एंड पे हमें क्या मिला? हमें लो स्पीड पे जब स्पिन करवाया तो बड़े बड़े कंपोनेंट्स मिले। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस मिल गया, हमने न्यूक्लियस को स्टडी कर लिया। फिर हमने मज़ीद ऊपर वाले जो लेयर हैं जो अभी नहीं अलग हुए उनको फिर घुमाया, हमें लाइसोसोम वगैरह मिल गए, फिर घुमाया, तो मतलब हमें वन बाय वन सारे जो हैं वो कंपोनेंट्स मिलना स्टार्ट हो गए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन, विच इज़ यूज्ड टू आइसोलेट। लिखें, सेल फ्रैक्शनेशन इज यूज्ड टू आइसोलेट कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए हम सेल फ्रैक्शनेशन करते हैं, जो कि 2 स्टेप्स में की जाती है। जिसमें पहला स्टेप जो है वो होमोजेनाइजेशन, जिसमें हम सेल तोड़ देते हैं। जब भी हम किसी कमरे से लोगों को बाहर निकालना चाहेंगे, लोग बाहर नहीं आ रहे, तो हम कमरा तोड़ देंगे, चलो भाई बाहर निकलो, आप लोगों की जो है वो ऐसी की तैसी। ओके हो गया जी। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन। एमसीक्यू ना सॉल्व कर लें यहाँ पे। हाँ जी, इफ यू हैव RNA, if you have RNA, राइबोसोम्स, और आपके पास मौजूद है न्यूक्लियस,
और आपके पास मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ जी, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, आपसे पूछ रहा हूँ। इनको अरेंज करें। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन ऑफ आरएनए, राइबोसोम, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और आपने सीक्वेंस बताना है हाई टू लो, हाई टू लो। ओके, आरएनए, राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये चार आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं। आपने इन चारों स्ट्रक्चर्स का करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि जब हम इनको सेल फ्रैक्शनेशन से अलग करना चाहेंगे सेल से, तो क्या करेंगे। ठीक है, सेल फ्रैक्शनेशन में साइटोस्केलेटन के बारे में अगर आपको बताएं तो साइटोस्केलेटन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो हमें पहले लो स्पीड पे ही मिल जाता है। ओके, नज़र नहीं आ रहा है, दोबारा लिख देते हैं नीचे करके। यू हैव आरएनए, यू हैव राइबोसोम्स, you have nucleus and you have mitochondria। आप इसको खुद से तरतीब दें, चार ऑप्शन है, ये मैंने एक गलत ऑप्शन जो है वो कर दिया है। मैं कह रहा हूँ जी सबसे पहले आरएनए आएगा, उसके बाद राइबोसोम आएगा, उसके बाद न्यूक्लियस आएगा, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। आपने बताना करेक्ट सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले क्या आएगा, जो सबसे डेंस है, उसके बाद क्या आएगा, जो उससे कम डेंस है, उसके बाद क्या आएगा, जो उससे कम, और लास्ट पे क्या आएगा, सबसे जो हल्का, जिसकी डेंसिटी सबसे कम है, वो सबसे लास्ट में आपको आइसोलेट होगा। मेरा ख्याल है क्लियर हो गया। यही एमसीक्यूज एमडी कैट में आ सकता है कि करेक्ट सीक्वेंस बताएं। तो साइटोस्केलेटन वगैरह मैंने बताया वो न्यूक्लियस के साथ ही होता है। तो करेक्ट सीक्वेंस होगा जी न्यूक्लियस सबसे पहले, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर राइबोसोम, और सबसे लास्ट पे आरएनए। क्योंकि आरएनए मॉलिक्यूल है, वो राइबोसोम से भी छोटा, उससे भी कम डेंस होता है। ओके, वेरी गुड, तमाम बच्चों ने कोशिश की है सही आंसर देने की। वेरी गुड, वेल डन। ओके जी, चलें आगे। आज हमने स्टार्ट करना था जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स, ये आपके एमडी कैट सिलेबस का पार्ट है। कल मैंने आपको सिलेबस शो करवाया, उसमें था, तो आप लोग जो है वो इसको अच्छी तरह समझ लें। आज ये एक सेल है, आप मैं इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ करने लगा हूँ। कॉमन बातें आपको पता ही, आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है एनिमल सेल में, फंजाई में, प्लांट्स में, और बाकी के जो बैक्टीरिया वगैरह उनमें ये सेल वॉल के नीचे आ जाती है। ठीक है, तो अब मैं इसकी थोड़ी सी ड्राइंग करने लगा हूँ। इफ दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सपोज कर लें, ये बाकी चीज़ें जो है ना वो चीज़ें हैं। लें जी, अब इसको हम स्टडी करने के लिए सबसे पहले इसका हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। जो दूसरा मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको वो पता होना चाहिए। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सबसे पहली बात तो वो फ्लूइड होती है। ये बात आप नोट कर लें, सबसे पहली बात जो है वो फ्लूइड होती है। ठीक है, उसके बाद मोज़ेक वो क्यों होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मोज़ेक समझने के लिए हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन समझनी पड़ेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी हुई होती है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन के अंदर स्टूडेंट्स तीन चीज़ें आती हैं, तीन चीज़ें। पहली चीज़ आती है जी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की परसेंटेज आपको याद है 40 to 60%। उसके बाद दूसरी जो मेन चीज़ आती है वो लिपिड्स हैं। हाँ जी, इनकी परसेंटेज क्या है 20 to 40%।
और तीसरी मेन चीज़ जो है वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जिनकी परसेंटेज ट्रेस में है ना होने के बराबर है। कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये ट्रेस में है ना होने के बराबर। तो ये तीन चीज़ें जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं। कैसे होती हैं अभी हम चेक कर लेते हैं। प्रोटीन्स जो है ना वो आमतौर पर दो किस्म की होती हैं, अभी आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। लिपिड्स भी आमतौर पर दो किस्म के होते हैं, वो भी एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने। और कार्बोहाइड्रेट्स भी दो किस्म के होते हैं, ये भी आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को ड्रॉ करके चेक करते हैं। ठीक है जी, ये 60 to 80 था, ठीक है, इसको करेक्ट कर लें। अब हम इसमें सबसे पहले ड्रॉ करेंगे लिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना उसके अंदर लिपिड की डबल मेम्ब्रेन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एचडी में करके ड्रॉ करूं ताकि आपको थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर समझ आए। लेयर मोटी कर देते हैं जी इसकी, ये लेयर इसकी हो गई जी चौड़ी। सिर्फ आपको समझाने की गर्ज से मैंने इसकी लेयर चौड़ी कर दी है। अब मैं सबसे पहले लिपिड ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले जो लिपिड्स होते हैं ना वो सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। स्टूडेंट्स कौन से होते हैं जी, याद कर लें, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड आपने पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 में, फर्स्ट ईयर में। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेड टेल वाला होता है, हेड टेल वाला होता है। ये देखें, ये स्ट्रक्चर जो है ना ये सेल मेम्ब्रेन का है। इनमें ये वाले लिपिड्स कौन से हैं जी, फॉस्फोलिपिड्स हैं। कौन से हैं जी, तो पहली चीज़ जो आपको पता चली लिपिड्स की वो ये है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड होते हैं हेड टेल वाले। ये लें जी, और फॉस्फोलिपिड ड्रॉ कर दिए मैंने, और फॉस्फोलिपिड ड्रॉ कर दिए मैंने। ये तो हो गए जी आपके साथ फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन देख लेते हैं जी कौन सी होती हैं। प्रोटीन आमतौर पर दो तरह की होती हैं। उनमें पहली प्रोटीन जो है वो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं। इंटीग्रल, इंटीग्रल इन मतलब वो इसके अंदर होती हैं ऐसे, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर कंप्लीट धंसी हुई होती हैं ऐसे। ये इंटीग्रल प्रोटीन मैंने ड्रॉ करके दिखाई। कुछ प्रोटीन जो है ना वो पेरिफेरल होती हैं जो कि सिर्फ सरफेस पे होंगी। ये देखें यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, ये एम्बेड नहीं हुई हुई कंप्लीट। तो दिस प्रोटीन इज नोन एज पेरिफेरल प्रोटीन। अब हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं जी एचडी के अंदर। एचडी के अंदर जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमें मज़ीद चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आएंगी। इतना हिस्सा जो है ना मैं एचडी में ड्रॉ करने लगा हूँ। हम सबसे पहले फॉस्फोलिपिड ड्रॉ करते हैं जी ऐसे। फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड्स की बाय लेयर है। बाय लेयर का मतलब क्या पढ़ा था जी आपने, दो लेयर्स हैं। पहली लेयर ये हो गई और दूसरी लेयर ये हो गई। ये दूसरी लेयर है जी फॉस्फोलिपिड्स की। ये बाय लेयर कंप्लीट कर दूं मैं, फिर आपको समझाना स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में कौन सी चीज़ क्या कर रही है और कहाँ पर पड़ी हुई है। ये फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर थोड़ी और बड़ी कर लें ताकि आपको मज़ीद चीज़ें जो हैं वो हम समझा सकें। ये फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर आ गई। अब मैं आपको मोज़ेक पैटर्न जो है वो समझाने लगा हूँ। मोज़ेक पैटर्न कहता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक जो प्रोटीन्स होंगी ना आपकी वो बाय लेयर के अंदर कॉन्टीन्यूअस नहीं होंगी, बल्कि वो कुछ जगहों पर इस तरह से एम्बेड हुई होंगी। इस तरह से ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल एम्बेड हुआ है। इस तरह का जो मॉलिक्यूल होता है ना जो पूरी मेम्ब्रेन में एम्बेड हुआ होता है, इस मेम्ब्रेन को हम इस मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं इंटीग्रल प्रोटीन का मॉलिक्यूल। कुछ जो है ना वो इस तरह से सरफेस के ऊपर पड़े होते हैं ऐसे, ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को हम नाम देंगे पेरिफेरल प्रोटीन का मॉलिक्यूल। इतनी बात क्लियर होगी। अब कुछ जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल यानी स्टीरोल्स होते हैं जो कि लिपिड की टाइप थी, वो भी सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं स्टीरोल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है ना वो आपको कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, इधर आपको जो है ना वो हल्का फुल्का कोलेस्ट्रॉल नज़र आ रहा है। तो ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए होते हैं। एक बात क्लियर हो गई। प्रोटीन दो किस्म की, इंटीग्रल जो पूरी फॉस्फोलिपिड के अंदर एम्बेड धंसी हुई है, पेरिफेरल जो सिर्फ सरफेस पे कंप्लीट अंदर धंसी हुई नहीं है।
और फॉस्फोलिपिड्स और स्टीरोल, ये दो टाइप्स हैं लिपिड्स की जो कि सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है। ये हेड टेल वाला जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ का है? फॉस्फोलिपिड का है। और ये जो मैंने आपके सामने बनाए हैं ये स्टीरोल्स के मॉलिक्यूल बीच में पड़े हुए हैं। पीछे रह जाते हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स। ये बड़े जो है ना सियाने हैं। कार्बोहाइड्रेट समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म है ना, आपको पता ना सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म एक सोल्यूशन है। साइटोप्लाज्म जो है ना वो एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन में क्या होता है? पानी। एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में भी सोल्यूशन है, वहाँ भी क्या होता है? पानी। आप इनकी चालाकी चेक करें, इन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की चालाकी चेक करें, इनकी डायरेक्शन आप चेक करें। इन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की चालाकी ये है कि इनका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो हेड पार्ट है, आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था हाइड्रोफिलिक होता है हेड रीजन, ये चालाकी के साथ बाहर की जानिब आया हुआ। देखिए इसका जो हेड रीजन है वो वाटर को फेस कर रहा है, इधर भी हेड रीजन वाटर को फेस कर रहा है। और हाइड्रोफोबिक पार्ट्स जो टेल वाले हैं वो आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। इनकी चालाकियां आप चेक करें। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की जो चालाकियां हैं किस तरह अपने आप को सेल मेम्ब्रेन में अरेंज किया हुआ है कि जो इनका हेड है हाइड्रोफिलिक है, वाटर को अट्रैक्ट करता है, तो वो वाटर वाली साइड पर है क्योंकि बाहर सोल्यूशन है, सोल्यूशन में पानी होता है। साइटोप्लाज्म में भी सोल्यूशन है, सोल्यूशन में पानी होता है। तो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट्स दोनों तरफ से वाटर को फेस कर रहे हैं और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट्स हैं जो टेल के अंदर होते हैं वो एक दूसरे को आपस में फेस कर रहे हैं। अब ये चीज़ आपने जो है ना वो ध्यान से अच्छी तरह याद कर लेनी है। पीछे रह गए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट स्टूडेंट्स अलग से नहीं होते, ट्रेस में होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं। इनमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे देखें ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है। इस कार्बोहाइड्रेट को हम नाम देते हैं जी ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये ग्लाइको पार्ट कार्बोहाइड्रेट पार्ट है। इसके बाद नंबर 2, कुछ कार्बोहाइड्रेट के बाद जो है ये प्रोटीन नहीं, ये तो लिपिड के साथ जोड़ दिए। देखें यहाँ प्रोटीन के साथ जुड़े होंगे ये वाले, ये एक्चुअली थे, ये लिपिड के साथ जोड़ दिए। सेकंड लिपिड के साथ जुड़े होते हैं, ये एक्चुअली लिपिड के साथ जुड़े हुए थे। इनका नाम ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बल्कि ग्लाइकोलिपिड था, ग्लाइकोलिपिड्स। अब देखें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अलग से प्रेजेंट ही कोई नहीं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स देखें प्रोटीन के साथ जुड़े हुए हैं, ये वाले देखें ये प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है, ये प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है। इन कार्बोहाइड्रेट्स को हमने नाम दिया है ग्लाइकोप्रोटीन। और कुछ आपके कार्बोहाइड्रेट्स अल्लाह भला करे, ये देखिए लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है, इधर लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है, इधर लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो लिपिड या प्रोटीन में से किसी एक के साथ जुड़े होंगे। जो लिपिड के साथ जुड़े हैं उनको ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे और जो प्रोटीन के साथ जुड़े हुए हैं उनको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे। ठीक है जी, ये तो होगा। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें। प्रोटीन दो तरह की होगी, इंटीग्रल और पेरिफेरल। लिपिड दो तरह के हो गए, फॉस्फोलिपिड और स्टीरोल, स्टीरोल में कोलेस्ट्रॉल आ गया। कार्बोहाइड्रेट दो तरह के हो गए, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। मेन कुछ प्रोटीन के साथ जुड़े हुए और कुछ जो है वो लिपिड के साथ जुड़े हुए। अब मुझे एक बात बताएं तमाम लोग जल्दी से कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको कितनी टाइप्स, एमसीक्यू लिखें, एमसीक्यू, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ conjugated molecules present in cell membrane? हाँ जी, how many types of conjugated molecules present in cell membrane? What is your answer? सेल मेम्ब्रेन के अंदर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की कितनी अक़साम हैं? हाँ जी बच्चों, स्टीरोल जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल को कहते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा होता है। हाँ जी, फहद ने बताया जी 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी ज़रा एलोबरेट भी कर दें। 2 3 अच्छा जी, 2 वाले कौन से हैं जी, हाथ खड़ा करें। 3 वाले कौन से हैं वो भी हाथ खड़ा करें माशाल्लाह। 2 3 को 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3। नहीं बच्चे सही तरह जवाब नहीं दिया।
कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो दो डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होते हैं। तो आपको इनमें से, अच्छा चलें अब मैं आपसे बताऊँ कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं। अब एमडी कैट का लेक्चर है, अब इसमें रिपीटिशन वाला कोई चक्कर जो है वो पैदा नहीं होता है, आपको लेक्चर दोबारा सुनना पड़ेगा वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इट्स नॉट द एफएससी लेक्चर। नाम भी बताएं ज़रा, कौन कौन से कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जो है वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, जल्दी से नाम बताएं। हाँ जी बच्चों, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, अच्छा जी, और बाकी बच्चे भी बताएं, सबके ज़रा चेक कर लेना, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, फास्फोलिपिड, बाकी बच्चे भी ज़रा नाम बताएं कौन कौन से कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है। हाँ जी, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन का तो मैंने नाम ही नहीं लिया, लिपोप्रोटीन जो है, हाँ जी। तो करेक्ट आंसर सुन लें, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। पहली टाइप है जी ग्लाइकोप्रोटीन, दूसरी टाइप है ग्लाइकोलिपिड। फास्फोलिपिड इज नॉट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, फास्फोलिपिड सिर्फ लिपिड का मॉलिक्यूल है, फास्फोलिपिड कॉन्जुगेटेड नहीं है, नोट कर लें, फास्फोलिपिड कॉन्जुगेटेड नहीं है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आंसर आपको मैंने बता दिया, ओनली 2 टाइप्स ऑफ conjugated molecules are present according to fluid mosaic model, एक ग्लाइकोप्रोटीन और एक दूसरी जो है वो ग्लाइकोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड जो है इट इज़ नॉट कॉन्जुगेटेड, फॉस्फोलिपिड में जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कोई एक अलग से कैटेगरी नहीं है बायोमोलिक्यूल्स की। फॉस्फेट बायोमोलिक्यूल के 2 ग्रुप्स हों वो मिलें तो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनता है। फॉस्फेट ग्रुप जो अटैच है वो एक अलग से कोई प्रोटीन या लिपिड या कार्बोहाइड्रेट नहीं है, 4 ही कैटेगरीज हैं बायोमोलिक्यूल की, उनमें फॉस्फेट नहीं आता। फॉस्फेट तो उनमें से आगे से पार्ट है, एक कार्बोहाइड्रेट्स है, एक प्रोटीन है, एक लिपिड है और न्यूक्लिक एसिड है। इन चारों में से अगर कोई 2 मिलते हैं तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। सो फॉस्फोलिपिड जो है ये कॉन्जुगेटेड नहीं है। ओके हो गया, तो ये सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया। इसमें मैंने आपको मोज़ेक पैटर्न समझाया, जो आपको ऊपर से मोज़ेक पैटर्न नज़र आ रहा है, जिस तरह एक कश्ती जो है, एक दरिया के अंदर काफ़ी सारी कश्तियाँ पड़ी हुई हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे फॉस्फोलिपिड्स की जो है वो एक पूरी जो है वो बायलेयर है और उसके ऊपर प्रोटीन के मॉलिक्यूल ऐसे रखे हुए हैं, तो वो जो पैटर्न बनेगा दैट पैटर्न इज़ नोन एज मोज़ेक पैटर्न। और ये कुछ बच्चे कह रहे हैं फॉस्फोरस और लिपिड मिलाते हैं तो ये कॉन्जुगेटेड बनता है, ये गलत है। फॉस्फोरस मिलाने से कॉन्जुगेटेड नहीं बनता, कॉन्जुगेटेड बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 बायोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी का मिलना ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड में से। क्लियर? तमाम मुझे क्लियर कर दें कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कैसे बनते, तो साथ ही मैंने कॉन्जुगेट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। जल्दी से कमेंट कर दें, हरी अप, इज इट क्लियर? अब अभी मैंने इनका फंक्शन नहीं बताया, ये करते क्या ये मैं बाद में बताऊंगा। लिपोप्रोटीन इसलिए कहते हैं जब आप प्रोटीन और लिपिड्स को मिला के बात करते हैं ना तो वो एक लिपोप्रोटीन बन जाती है। ओके, वो एक अलग से मॉलिक्यूल की फॉर्म की बात नहीं हो रही होती, वो वैसे कहते हैं देखो ये प्रोटीन है, ये बाकी लिपिड है, ये बन गए जी लिपोप्रोटीन। ओके, वो इस तरह से बात की जा रही होती है, एक्चुअल में वो 2 हैं। ओके जी, अब हम चलते हैं इसकी फंक्शनैलिटी पे। ये मिटा देना चाहिए मेरा ख्याल है, वाइट बोर्ड मार्कर भी फीका हो गया है। फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है जी। फंक्शन जो है ना, मैं आपको उसमें एक एचडी पिक्चर भी जो है वो दिखाऊंगा। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे में मैं रिपीट कर रहा हूँ लास्ट टाइम। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल सिर्फ तब बनेगा जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड में से कोई दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे, वरना जो है ये नहीं हो सकते। ठीक है, अगर इनके अलावा होगा कोई भी लिपिड के साथ कोई मिथाइल ग्रुप लग गया, इथाइल ग्रुप लग गया, प्रोटीन का लग गया, तो इस तरह के मॉलिक्यूल को कॉन्जुगेटेड नहीं कहेंगे। अब हम चलते हैं वापस अपने काम की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का कॉन्सेप्ट था।
कोई पूछ ही लेता ना यार, देखो आपने इस तरह बनाए हैं जी फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल, बताएं जी ये हेड बाहर क्यों है, टेल अंदर क्यों है, तो क्या जवाब देंगे? हैं जी, कोई पूछ ले, इट्स माय क्वेश्चन आपसे है, कोई पूछ ही ले यार ये क्यों, ये हेड टेल का क्या चक्कर है, इनकी ऐसी डायरेक्शन क्यों होती है, क्या जवाब देंगे उनको? हाँ जी बच्चों, कमेंट्स किया करें ताकि जो है ना आप लोगों की तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी, मज़ेदार काम हो जाएंगे। हाँ जी, तो मुझे ये बताएं ये ऊपर क्यों है और ये नीचे क्यों है इनके मुंह, और बीच में टेल्स क्यों है? जवाब मैंने आपको समझाया, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ज़रा पता तो चले आप कितने को जो है वो ध्यान से लेक्चर सुन रहे हैं। हाँ जी, तो आंसर में इस तरह की डायरेक्शन क्यों है इनकी, ये मुंह नीचे क्यों नहीं है इसका और टेल ऊपर क्यों नहीं है जी, हैं भाई? अच्छा जी, हाँ जी, ओके, तो आंसर क्या आया जी? हमारे साहब कह रहे हैं बिकॉज हैड डायरेक्शन वाटर। अच्छा, ये फास्ट वाली बातें जो है ना वो बीच में कमेंट्स ना किया करें, जो हमने जिस स्पीड से पढ़ाना उस स्पीड से पढ़ाना, पूरा आपका सेशन तैयार है, सारा शेड्यूल तैयार है, कितना पढ़ाना है वो हम लोग डिसाइड करेंगे, फास्ट पढ़ा दें आहिस्ता पढ़ा रहे हैं, इस तरह के कमेंट्स नहीं करने किसी ने। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, हमें नहीं पढ़ा रहे हैं, फास्ट पढ़ाएं जी, आहिस्ता पढ़ाएं जी, हद हो गई है। चलें जी, तो हेड्स जो है ना ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, चूंकि ऊपर भी पानी है, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में भी पानी है और साइटोप्लाज्म में भी पानी है, सो पानी को अट्रैक्ट करते हुए ये बाहर आ जाते हैं। और टेल हाइड्रोफोबिक है, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, हाइड्रोफोबिक को अट्रैक्ट करते हैं और हाइड्रोफिलिक को अट्रैक्ट करती है। सो इनका फ़ायदा ये होगा कि जो हाइड्रोफोबिक है ये एक बीच में मेंटेनेंस के तौर पर लेयर है, जो हाइड्रोफोबिक टेल है ना ये मेंटेन कर रही है सेल की इंटीग्रिटी को, अगर ये टेल ना होती बीच में ये वाली लेयर तो फिर सेल भी डिज़ोल्व हो जाते। सो ये जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको फंक्शंस की तरफ लेकर आता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट ही है, सबको पता है जी। ट्रांसपोर्ट बच्चों दो तरह की होती है, ट्रांसपोर्ट को इधर लिखते हैं हम लोग ताकि इसका एक फ्लो चार्ट बन सके जो कि आपने नोट कर लेना है। ट्रांसपोर्ट दो तरह की होगी, पहली कौन सी होगी? विदाउट एटीपी को हम नाम देंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट का, जिसमें कोई एटीपी नहीं खर्च होती, खुद ब खुद ही ट्रांसपोर्ट हो जाती है। इसमें आपको मिलेगी डिफ्यूजन, इसमें आपको मिलेगी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो कि प्रोटीन से होती है। और इसमें दो तरह की प्रोटीन आपके काम आती हैं, चैनल प्रोटीन्स जो कि मैं भी आपको ड्रॉ करके समझाऊंगा, चैनल प्रोटीन्स, और दूसरी होती हैं जी कैरियर प्रोटीन्स। एक होती हैं चैनल प्रोटीन्स, अभी आपको समझा देते हैं, बल्कि इसकी मैं आपको एचडी में डायग्राम भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। उसके अलावा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उनमें ऑस्मोसिस भी है, पानी की ट्रांसपोर्ट। लगता है यहाँ पे थोड़ी खिचड़ी पक गई है, हम इसको इधर लिख देते हैं। डिफ्यूजन के अलावा ऑस्मोसिस भी पैसिव ट्रांसपोर्ट में, इसमें भी कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। तो समझ लेते हैं जी। सबसे पहले देखते हैं डिफ्यूजन क्या होती है। डिफ्यूजन में अगर एक मॉलिक्यूल आपका ऐसे ये सेल के अंदर एंटर होना चाहता है तो ये इजीली, अगर ये फैट सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है, तो ये इजीली इसको जो है ना वो क्रॉस कर जाएगा। और आमतौर पर जो डिफ्यूजन होती है वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स की होती है। गैसेस में ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो डिफ्यूजन के ज़रिए सेल से अंदर और सेल के बाहर चले जाते हैं। सो एमसीक्यू के तौर पे याद रखें कि डिफ्यूजन किन की होती है, तो आपने आंसर देना जी गैसेस की डिफ्यूजन होती है, खुद ब खुद सेल के अंदर चले गए। अब आ जाते हैं जी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, प्रोटीन्स की मदद से। प्रोटीन दो तरह की होती हैं, ये आपकी चीज़ों को सेल के अंदर लेकर जाएंगी। इनमें इंटीग्रल प्रोटीन रोल प्ले करती है। इंटीग्रल प्रोटीन में मैं आपके सामने एक प्रोटीन बनाता हूँ,
इसकी मैं एचडी में आपको तस्वीर दिखा दूंगा। एक प्रोटीन है, यूं समझे ये एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन के बीच में ना एक रास्ता है, ये वाला रास्ता, इस रास्ते को चैनल कहते हैं। ये चैनल जो है ना ये मॉलिक्यूल को, सोल्यूट को बाहर से अंदर ट्रांसपोर्ट कर देगा। ये चैनल प्रोटीन हो गई। और इसकी एग्जांपल्स आप लोग जो है वो नोट कर लें। आमतौर पर जो चैनल प्रोटीन्स होती हैं वो सोडियम आयंस और इस तरह की जो ग्लूकोज वगैरह होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। सोडियम आयंस की मूवमेंट अगर अक्रॉस दी कंसंट्रेशन हो रही है तो चैनल से होगी, अगेंस्ट में भी आपको बाद में मैं जो है बाद में बताऊंगा। सो ग्लूकोज वगैरह, ग्लूकोज और इस तरह के जो दूसरे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं, सोडियम, इस तरह की जो अक्रॉस कंसंट्रेशन हाई टू लो मूवमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं जी चैनल प्रोटीन के जरिए। चैनल, ग्लूकोज को यहाँ नहीं लिखना चाहिए, चैनल के साथ लिखना चाहिए ताकि पता चल जाए। ग्लूकोज और दूसरे जो सॉल्यूट हैं उनको चैनल प्रोटीन जो है वो ट्रांसफ़र कर रही हैं। उन प्रोटीन के दरमियान में रास्ता होता है, उन रास्ते से जो है ना वो सॉल्यूट इजीली, ग्लूकोज इजीली सेल के अंदर एंटर हो जाता है। स्टोमेटा की तरह भी कह सकते हैं। उसके बाद कैरियर प्रोटीन आती हैं, ये स्पेशल प्रोटीन्स हैं। इनको बनाने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, ये यहाँ पे बना लेते हैं जी। ये बीच में फॉस्फोलिपिड आ गए। जो कैरियर प्रोटीन होती है ना ये स्पेशल प्रोटीन होती है। इस प्रोटीन के पास एक खूबी होती है कि ये प्रोटीन चैनल प्रोवाइड नहीं करती है। ये प्रोटीन चैनल प्रोवाइड नहीं करती है। जब कोई मॉलिक्यूल इसमें से एंटर होके अंदर जाना चाहता है तो ये उसको छोड़कर आती है अंदर तक। पहले मॉलिक्यूल जो है वो एंटर होगा और इसके यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये बड़ा कोई मॉलिक्यूल है, सपोज करें ये मॉलिक्यूल है, ये अंदर एंटर हुआ, ये यहाँ पहुँचा और उसके बाद इसके अंदर चेंज आया और चेंज आने के बाद जो मॉलिक्यूल था वो सेल के अंदर एंटर हो गया। सो इसमें कोई चैनल रास्ता नहीं है। ये ऐसे सल्यूट को या आयन को पकड़ कर अंदर लेकर जाती है, कैरी करके। कैरियर का मतलब क्या है जी? कैरी करके। जब ये आयन आता है वो कहता है भाई मैंने अंदर एंटर होना है, ठीक है जी, कर देते हैं जी आपको एंटर। तो एंटर करने के लिए ये प्रोटीन अपने अंदर चेंज लेकर आती है, इसको कैरी करती है, इसको इधर से लेती हुई अंदर छोड़कर आ जाती है, ठीक है, अपने अंदर स्ट्रक्चर में चेंज लेकर आती है। सो इस तरह की जो मूवमेंट होगी वो आमतौर पर आयंस वगैरह की होगी जिनके ऊपर चार्ज होता है। चार्ज वाले जो आमतौर पर मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, आयंस या थोड़े से जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कैरियर प्रोटीन जो है वो छोड़कर आती हैं अंदर तक, ठीक है। इनमें डिफ़िकल्टी होती है लेकिन ये डिफ़िकल्टी कैरियर प्रोटीन सॉल्व कर देती हैं। अब आ जाते हैं जी विद एटीपी। विद एटीपी एनर्जी के साथ कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट्स होती हैं? एनर्जी के साथ जो ट्रांसपोर्ट होती है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट जो है सबसे पहली वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसकी एग्जांपल में भी कैरियर प्रोटीन ही आती है लेकिन उसकी एग्जांपल में पंप्स आते हैं, प्रोटीन के पंप्स, प्रोटीन पंप्स। अगर आपको याद हो बड़े अरसे से आप लोगों ने एक पंप पढ़ा हुआ है लेकिन वो पंप यहाँ पे अप्लाई होता है, वो पंप है जी सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पंप और पोटाशियम पंप। ये पंप सोडियम आयंस को अगेंस्ट कंसंट्रेशन, अक्रॉस नहीं, उलट, लो टू हाई, लो टू हाई मूव करवाता है। और लो टू हाई मूवमेंट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसमें एनर्जी खर्च होती है विद दी हेल्प ऑफ एटीपी। सोडियम पंप क्या करेगा? अगर एक तरफ सोडियम कम है दूसरी तरफ सोडियम ज़्यादा है तो ये कम से ज़्यादा की तरफ सोडियम को ज़बरदस्ती मूव करवाएगा। दिस पंपिंग प्रोटीन विल कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो सोडियम पंप या पोटाशियम पंप ये जो है इस तरह से गुजरता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है जी सोडियम पे चार्ज नहीं होता जो चैनल पे से गुजरता है? होता है जी। सोडियम अगर हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाएगा तो वो चैनल से जाएगा। सुन लें, जिसको गेट भी कहते हैं। कहाँ लिखें? यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं। चैनल को गेट भी कहते हैं
और चैनल जो होता है वो हाई टू लो लेके जाता है। इधर लिख देते हैं, चैनल का काम क्या है जी, हाई टू लो लेके जाना, और हाई टू लो विदाउट एनर्जी चीज़ खुद ही चली जाती है चैनल में से गुजर कर। सो सोडियम चैनल या सोडियम गेट आपने नर्व इम्पल्स में पढ़ा था, याद करें। नर्व इम्पल्स में ये दोनों आपको ट्रांसपोर्ट मिलेंगी, सोडियम गेट यानी सोडियम चैनल भी मिलेगा और सोडियम पंप भी मिलेगा, अगर आपको याद हो। तो सोडियम चैनल जो है वो सोडियम आयंस को अक्रॉस कंसंट्रेशन मूव करवा रहा होता है, क्या मतलब है, हाई टू लो मूव करवा रहा होता है। और जो सोडियम पंप होता है वो लो टू हाई अगेंस्ट कंसंट्रेशन करवा रहा होता है। सो दोनों पे चार्ज है, इसका मतलब जो है चैनल प्रोटीन सोडियम आयंस की मूवमेंट कराती हैं, लेकिन उसको हम फिर सोडियम चैनल कहेंगे या सोडियम गेट कहेंगे, और जो अक्रॉस नहीं बल्कि अगेंस्ट करवा रही है उसको हम सोडियम पंप कहेंगे। सो पंप जो है वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन मूवमेंट करवाता है। अब यहाँ पे आपको एक तस्वीर दिखाते हैं HD में, आपको क्लियर पता चल जाएगा किस तरह की प्रोटीन चैनल प्रोटीन होती है और किस तरह की प्रोटीन कैरियर प्रोटीन होती है, और पंपिंग प्रोटीन जो होती है वो भी कैरियर की तरह ही होती है, वो किस तरह से मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करती है विद द हेल्प ऑफ ATP। तो आपकी स्क्रीन पे भी थोड़ी देर में ये तस्वीर शो होगी, जल्दी से आप लोग जो है वो इस तस्वीर को देख सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे आपके सामने तस्वीर आ रही है, शो हो चुकी भी है, इसको आप देखें। जो आपको बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे, आपके जो लेफ़्ट साइड पे जो है वो डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन जो मैंने आपको ये समझाई थी, वेरी लेफ़्ट साइड पे डिफ्यूजन है। उसके बाद आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नज़र आ रही है विदाउट ATP, फिर बोल रहा हूँ विदाउट ATP विद द हेल्प ऑफ चैनल एंड कैरियर प्रोटीन। और वेरी राइट साइड पे, सबसे राइट साइड पे आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें आपको एक पंप नज़र आ रहा है, पंप। ये पंपिंग प्रोटीन है जो पंप करती है लो टू हाई अगेंस्ट कंसंट्रेशन। क्यों भाई, सबको नज़र आई, बताएं ज़रा जल्दी से, सबको नज़र आ गई, किसको नज़र नहीं आई, टेल मी। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और जो लैपटॉप पे हैं वो स्निप टूल से इसकी फ़ौरन से तस्वीर बना लें। ओके, नज़र आ गई भाई, जल्दी जल्दी बताया करें, टाइम बहुत कम है। हाँ जी बच्चों, तो गायब कर दें फिर। चारों केसेस मैंने आपको इस तस्वीर में प्रॉपर दिखाए हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करने लगा हूँ। हाँ जी, जी सर नज़र आ गई है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके जी, गायब कर दें जी, तस्वीर को गायब कर दिया जाए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चूंकि मैंने आपको विदाउट ATP में पढ़ाई है, तो इसमें दोबारा क्वेश्चन करने वाली बात नहीं है कि इसमें ATP यूज़ होगा कि नहीं। पढ़ाया ही मैंने कहाँ पे है, कोई ATP नहीं यूज़ होता किसके अंदर, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर। लें जी, अब मैं आपके सामने कुछ और ट्रांसपोर्ट रख रहा हूँ जिसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है। लें जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद जो ATP के साथ ट्रांसपोर्ट होती है उसको हम कहते हैं जी साइटोसिस। साइटोसिस में एक होती है एंडोसाइटोसिस। ये मेरा ख्याल आप सबको पता है, इसकी एक्सप्लेनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपसे कुछ MCQs जो है वो करवाता हूँ। एंडोसाइटोसिस की फिर आगे दो टाइप्स होती हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। लें जी, MCQ नंबर 1 इधर लिखता हूँ जी मैं, MCQ इसमें से ये सारी ATP के साथ होंगी, एंडो, एक्सो, फैगो, पिनो सब। अब MCQ नंबर, अब मुझे आप बताएं, सेल वॉमिटिंग कैन बी रेफर टू, तो आपके पास A ऑप्शन है एंडो, B ऑप्शन है फैगो, C ऑप्शन है एक्सोसाइटोसिस और D ऑप्शन है पिनोसाइटोसिस। हाँ जी, सेल वॉमिटिंग क्या होगी इनमें से, जल्दी से
सेल वॉमिटिंग कैन बी रेफर टू एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस, क्या होगी जी जल्दी से? सेल वॉमिटिंग, जल्दी से, सेल वॉमिटिंग क्या होगी? वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। तो सेल वॉमिटिंग का मतलब है सेल, अगर मैं यहाँ पे बना के शो करूँ आपके सामने, अगर सेल में से कोई चीज़ बाहर मूव करना चाहती है तो सेल इसके साथ मेम्ब्रेन के साथ आती है, ये इसकी मेम्ब्रेन, और ये मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है। तो ऐसे लगता है जैसे इसने वॉमिटिंग की है सेल ने, तो वो बाहर चलेगी एक्सो। अब मुझे एक बात बताएं, इसका आंसर है जी एक्सोसाइटोसिस, वॉमिटिंग बाहर निकालना। तो बाहर निकालना इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस, बाहर निकालना इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। अब मैं आपसे पूछता हूं, सेल ड्रिंकिंग कैन बी रेफर टू, अब बताएं क्या आंसर होगा? सेल ड्रिंकिंग, जल्दी से बताएं जी, सेल ड्रिंकिंग का आंसर क्या होगा? हरी अप, सेल ड्रिंकिंग कैन बी रेफर टू, वेरी गुड, जल्दी, टाइम बहुत कम है। सेल ड्रिंकिंग का आंसर क्या होगा? सेल ड्रिंकिंग का आंसर क्या होगा जी? पिनोसाइटोसिस, वेरी गुड। तो आंसर होगा जी डी, डेल्टा, सेल ड्रिंकिंग पिनो। इसी तरह सेल ईटिंग अगर होता तो आंसर होता फैगोसाइटोसिस। और याद रखें, एंडो, फैगो, एक्सो, ये जो साइटोसिस है ना, इन तमाम के अंदर एटीपी की फॉर्म में एनर्जी खर्च होती है। ये बात आप लोगों ने ध्यान से समझ लेनी है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट जो है वो ये ख़त्म हो गई है, इसको आपने पीना से याद रखना है। पीना मीन पीना, ड्रिंकिंग मतलब लिक्विड मटेरियल अगर सेल के अंदर आता है तो फिर उसका जो है वो ये आंसर होगा। ठीक है जी। तो अब मैं आपका टेस्ट स्टार्ट करता हूँ, छोटा सा, इसमें से 5 MCQs, सिर्फ ये बताने के लिए किस तरह के जो है वो MCQs आपको आ सकते हैं, तो उसके लिहाज से फिर आपको वर्कशीट के लिए तैयारी करने में आसानी होगी। सो सारी मैंने आपको ट्रांसपोर्ट जो है वो बता दी है। हाँ जी, तो पहला आंसर है जी, पहला क्वेश्चन है, कंसर्निंग एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, जिसको MCQ शो नहीं ना हुआ वो पेज रिफ्रेश करें, वो जो ऐसे नहीं बना होता, ऐसे करके बना होता है, उसको दबाएं, आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा। आपको MCQ शो नहीं हुआ तो इसको दबाएं, और अगर फिर भी नहीं शो नहीं तो स्टार्ट टेस्ट को क्लिक करें, स्टार्ट टेस्ट को क्लिक करें तो आपके MCQs आ जाएंगे। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन है जी, कंसर्निंग एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाँ जी, उसके बाद सेकंड है जी, इन एंडोसाइटोसिस सेल मेम्ब्रेन इज, अच्छा जी, उसके बाद है विच टाइप ऑफ लिपिड इज नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको भी कर लें। विच स्टेटमेंट अबाउट सेल मेम्ब्रेन इज करेक्ट। ओके, इसको भी कर लें। अभी आंसर डिस्कस कर लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल फेसिस द प्रोटीन इन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है जी, जल्दी से सॉल्व करें, फिर हम इनको डिस्कस भी कर लेते हैं। हरी अप। जिनका टेस्ट शो नहीं हुआ वो पेज को रिफ्रेश करें या फिर स्टार्ट MCQs पे क्लिक करें, इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट शो हो जाएगा। ठीक है, बाकी मेजोरिटी का जो है वो टेस्ट शो हो चुका हुआ है।
जिनके टेस्ट शो नहीं होते इनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इनमें? क्रोम ब्राउज़र यूज़ करें, अगर आप गूगल क्रोम के अलावा किसी और ब्राउज़र को यूज़ कर रहे हैं तब भी जो है वो आपका टेस्ट हो सकता है शो ना हो, या अगर आप वो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे होते हैं हो सकता है उससे भी टेस्ट जो है वो शो ना हो। सो क्रोम ब्राउज़र यूज़ किया करें। ले जी, रिज़ल्ट आप लोगों का आज आ चुका हुआ है सारे बच्चों का माशाल्लाह से। इधर रिज़ल्ट की कहाँ पर आएगा इनका? लें जी, रिज़ल्ट मेरे पास शो हो गया आज माशाल्लाह से। बेहतरीन रिज़ल्ट आया सबका। कल मुझे कह रहे थे ना आसान एमसीक्यूज़ दिए हैं, अब देखो आपका हाल क्या हुआ। क्यों भाई? हाल आप लोगों ने अपना देख लिया। ठीक है जी, तो एमसीक्यूज़ मैं डिस्कस कर देता हूँ जी आपके, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पहला जो एमसीक्यूज़ था जी आपका, करेक्ट कंसर्निंग एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? तो इसका आंसर था एक्सोसाइटोसिस रिक्वायर एनर्जी। अभी मैंने आपको बताया था ना एक्सोसाइटोसिस में एनर्जी रिक्वायर होती है। सेकेंड है इन एंडोसाइटोसिस सेल मेम्ब्रेन इज फ्यूज्ड। नहीं, ये एक्सोसाइटोसिस में आना था, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आई। जो एक्सोसाइटोसिस होती है ना उसमें वैक्यूल की मेम्ब्रेन ये वाली, ये इसके साथ ही जाके फ्यूज़ हो जाती है, इसका हिस्सा बन जाती है। और जब बाहर से कोई फूड वैक्यूल अंदर आता है तो सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड होती है। तो एंडो में इनफोल्ड होती है, पिंच होती है अंदर की जानिब, और एक्सो में फ्यूज़ हो जाती है। ये याद रखें। तो ये स्टेटमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, बाकी ठीक है। थर्ड एम, तो ये सबको समझे 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। विच टाइप ऑफ लिपिड इज़ नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरियल मेम्ब्रेन? तो आंसर है स्टीरोल। स्टीरोल यानी कोलेस्ट्रोल बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में नहीं होता, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। विच स्टेटमेंट अबाउट सेल मेम्ब्रेन इज करेक्ट? इट्स कंपोनेंट मूव। फ्लूइड है ना, मैंने आपको आते ही कहा फ्लूइड का मतलब होता है फ्लूइडिटी, जो फ्लो करे। फिजिक्स में फ्लूइड किसे कहते हैं? जो फ्लो करे। ये जो सेल मेम्ब्रेन के लिपिड्स होते हैं और प्रोटीन होती हैं बच्चों, ये मूव करते हैं। ये यूं समझें ये मोशन में है, इस तरह से मूव कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो साकिन नहीं होते लिपिड और प्रोटीन के मॉलिक्यूल, मूव। फ्लूइड से याद रखना है, फ्लूइड का मतलब फ्लो कर रहे हैं, लेकिन वो उसी सेल की बाउंड्री के उस अक्रॉस ही जो है ना वो फ्लो कर रहे होते हैं। उसके बाद लास्ट जी, विच पार्ट ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल फेसिस प्रोटीन इन यूनिट मेम्ब्रेन? ये भी वही है, क्योंकि प्रोटीन ऊपर आ जाती है तो फिर वो हाइड्रोफिलिक पार्ट फेस करता है किसको? प्रोटीन पार्ट को। ठीक है जी, तो अब अगर आपने इसमें से कोई बात पूछनी है तो जल्दी से पूछ लें। हाँ जी स्टूडेंट्स, पांचों एमसीक्यूज ठीक हो गए? जिनके 4 हैं उनका वो 5वां एमसीक्यूज ठीक था। वो एक्सोसाइटोसिस में फ्यूज आता है और एंडो में इनफोल्डिंग या पिंच आता है। ठीक है जी, इनफोल्ड वाला आंसर गलत है, वो मैंने बता दिया है। एंडो में हमेशा इनफोल्डिंग होती है, इनफोल्डिंग या पिंचिंग, और एक्सो में फ्यूज हो जाती है सेल मेम्ब्रेन जाके। वेरी गुड, जिनके 4 हैं समझो उनके 5 नंबर हैं। ठीक है जी, तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, कोई रह तो नहीं गई चीज़ जी? 5 है जी आपके भी, वेरी गुड, आपके भी 5 हैं, वेरी गुड। क्रिस क्रॉस जो है ना वो सेल वॉल में होता है, वो सेल मेम्ब्रेन में नहीं होता। लास्ट वन जो है वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, एंडोसाइटोसिस में सेल मेम्ब्रेन पिंच होती है, इनफोल्ड भी कह सकते हैं, एक्सो में फ्यूज होती है, तो वो स्टेटमेंट का मतलब गलत था। क्रिस क्रॉस जो है ना वो सिर्फ सेल वॉल में होता है, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इंटीग्रल प्रोटीन के अब आपके फंक्शन नोट किए। इंटीग्रल प्रोटीन चैनल प्रोटीन का काम भी कर रही है और कैरियर प्रोटीन का काम भी कर रही है। मैंने आपको जो एचडी में तस्वीर दिखाई थी ना, आपको इंटीग्रल प्रोटीन भी कहाँ नजर आई? सेल मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई। सो चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन दोनों क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन है। ओके, तमाम लोग कमेंट करें, चैनल प्रोटीन एंड कैरियर प्रोटीन बोथ आर इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक है,
वो ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हैं। वर्कशीट शाम को अपलोड होती है रात में। पिनोसाइटोसिस में सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड होती है जी अंदर की जानिब। बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होते, ठीक है जी। फ्लूइड मोज़ेक का नहीं पूछा तो स्टेटमेंट करेक्ट वाली पूछी थी, तो आपने वही वाली लगानी है। एमडी कैट में इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं। सर आपने बहुत लेक्चर अच्छा दिया, थैंक्स, थैंक यू सो मच। हाँ जी स्टूडेंट्स, चलें जी, ये था हमारा लेक्चर। हमने कोशिश की है आपको सारी चीज़ें जो हैं वो कवर करवा दी हैं। रिव्यूज़ लाजमी अपलोड कीजिएगा इंशाल्लाह। कल जो है हम काफ़ी ज़्यादा सेल के जो ऑर्गेनेलीज़ हैं वो क्या नाम है स्टडी करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कोई 4-5 ऑर्गेनेलीज़ तो लाजमी एक ही लेक्चर में हम स्टडी कर लेंगे। चैनल और कैरियर प्रोटीन दोनों जो हैं वो इंटीग्रल होती हैं, क्योंकि दोनों ही सेल मेम्ब्रेन के अंदर धंसी हुई हमें मिलती हैं। पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में एक बात बताऊँ, जो सेल के ऊपर सिग्नल नहीं लगे होते, रिसेप्टर टाइप और एंटीजन टाइप, वो वाली जो प्रोटीन होती है ना, वो पेरिफेरल प्रोटीन होती हैं, जो सिग्नलिंग कर रही होती हैं और जो दूसरे के साथ कांटेक्ट करवा रही होती हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इनका चार चूज के साथ जो रोल है वो आपके स्कोप के अंदर शामिल नहीं है, सो आपने वो नहीं करना है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं। चैनल एंड कैरियर प्रोटीन बोथ आर इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है जी, सबने जो है वो कर लिया।